हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बैकएंड में पोस्ट एपीआई एंड कैटेगरी एपीआई बनाई थी। अब इस लेक्चर में हम उस एपीआई को रिएक्ट फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने एपीआई वाले फोल्डर में। तो सोर्स को क्लिक करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा एपीआई, और एपीआई को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे api.js दिखेगा आपको। अब यहाँ पे हमने एक बेस यूआरएल डिफाइन कर रखा था जो था API/यूजर के लिए, बट अब हमें बनाना है API/पोस्ट के लिए। तो उसके लिए एक और इंस्टेंस बनाइए। यहाँ पे करिए क्लिक। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए एक्सपोर्ट, क्योंकि इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखना जरूरी है। इसके बाद कॉन्स्ट, एंड इसका नाम दे देते हैं API1। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने API1 दे दिया। अब हमें एक एक्सियोस का इंस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे axios.create। अब इसमें हमें बेस यूआरएल डिफाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए बेस यूआरएल कॉलन, और इसको कर लीजिए कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, यूजर की जगह आपको पोस्ट्स कर देना है। अब इसको कर दीजिए नीचे, इसको करिए सेव। यहाँ से इस बेस यूआरएल को भी नीचे कर देते हैं, तो ये भी नीचे कर दिया। अब हमारा सिमिलर दिख रहा होगा। अब हमें इस बेस यूआरएल के साथ अपनी एपीआई कॉल को डिफाइन करना है। तो हम आएंगे अपने एपीआई के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल है यूजर API.js। इसी तरह से हमें बनाना पड़ेगा एक पोस्ट API.js। तो इस पे करिए राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू फाइल, इसका नाम दीजिए पोस्ट API.js। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पोस्ट को क्रिएट करने के लिए कॉल डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आप लिखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक तो पोस्ट देना पड़ेगा, यूजर आईडी और कैटेगरी आईडी, क्योंकि आपको याद होगा हमने बैकएंड में भी इसी तरह की एपीआई बनाई थी जिसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए थी। एक तो पोस्ट डेटा चाहिए था जो हमें क्रिएट करना है, और यूजर आईडी चाहिए थी, मतलब कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है उस यूजर की आईडी, और कैटेगरी आईडी मतलब वो पोस्ट किस कैटेगरी की है। तो यहाँ पे वो तीनों चीज़ें दे दीजिए, पोस्ट यूजर आईडी कैटेगरी आईडी एरो, एंड यहाँ पे आप एक्सोस इंस्टेंस को कॉल कर लेते हैं। तो एक्सोस इंस्टेंस क्या था, हमारा नेम क्या था, API1। तो ये API1 हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे इंपोर्ट API1, और ये API आ गया। अब इस API को हम यूज कर सकते हैं। अब एक्सोस के पास बहुत सारे मेथड होते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट यूज करेंगे क्योंकि क्रिएट में हम पोस्ट यूज करते हैं। तो पोस्ट, अब हमें यहाँ पे वो एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा जो हमने बैकएंड में दे रखा है। मतलब बैकएंड में जब हमने कंट्रोलर बनाया था उसमें क्रिएट यूजर में जो हमने एंड पॉइंट दिया था सेम यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको यूज करना होता है बैकटिक का। इसमें दीजिए /user/, अब हमें भेजना है यहाँ पे वैल्यू, तो डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस, और इसमें दे दीजिए यूजर आईडी /कैटेगरी/ फिर से यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस दीजिए, और उसके अंदर लिखिए कैटेगरी आईडी। और दूसरी चीज़ हमें देनी होती है जो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हमको भेजना है। तो हमको भेजना है पोस्ट को, और यहाँ लगाइए सेमीकोलन। और गेट ऑल पोस्ट के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट पोस्ट्स। इस फंक्शन को आपको कुछ भी नहीं देना होता है, यहाँ पे एरो लगाइए, एंड API को कॉल करने के लिए API1.get करना है, और इसमें आपको केवल / पास करना है, यहाँ पे सेमीकोलन। अब आपको किसी पर्टिकुलर आईडी का पोस्ट निकालने के लिए यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट पोस्ट बाय आईडी। इसको चाहिए एक आईडी दे दीजिए, यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करिए API1.get, और इसमें आपको वो URL देना है। तो उसके लिए यहाँ पे बैकटिक यूज होगा,
डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको पास कर देनी है आईडी, लेकिन इस आईडी से पहले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक स्लैश और यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब पोस्ट को अपडेट करने के लिए भी एक कॉल डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके लिए लिखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट पोस्ट। इसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आईडी और दूसरी चीज़ पोस्ट। यहाँ पे एरो लगाइए API1 डॉट पुट। इसमें हमें आईडी की वैल्यू भेजनी है, तो फिर से यहाँ पे बैक टिक का यूज करिए। डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको देना है आईडी एंड बॉडी में भेजना है आपको पोस्ट को, तो यहाँ पे पास कर दीजिए पोस्ट, यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये हो गया। इसमें केवल आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है, स्लैश छूट जाता है हर बार। अब हमें बनाना है डिलीट के लिए, तो फिर से यहाँ पे लिखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम दीजिए डिलीट पोस्ट। इसको भी ज़रूरत होती है एक आईडी की, तो आईडी पास कर दीजिए। एरो के बाद अपने इंस्टांस को यहाँ पे कॉल कर लीजिए API1 डॉट डिलीट एंड आईडी की वैल्यू भेजने के लिए फिर से यहाँ पे बैक टिक का यूज करके स्लैश और डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आईडी देनी है। अब इसमें लगा दीजिए यहाँ पे सेमीकोलन। ये हो गया, इसको करिए सेव। अब हमें बनाना है कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट बनाएंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फॉर्म से। तो आइए अपने कंपोनेंट में, तो यहाँ पे हमें एक और फाइल बनानी है और इसका नाम दीजिए पोस्ट फॉर्म डॉट JSX। अब यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट जिसका नाम देंगे हम पोस्ट फॉर्म, और इसमें डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करके पेरेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लिखिए फंक्शन, इसका नाम है पोस्ट फॉर्म। इसमें हमें पेरेंट की दो प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना होता है उन प्रॉपर्टी का नाम। एक तो है ऑन सबमिट और दूसरा है कैटेगरीज। अब इस लाइन का मतलब है कि इस पोस्ट फॉर्म को सिर्फ एक ही पैरामीटर मिल रहा है, वो है प्रॉप ऑब्जेक्ट। अब इस प्रॉप ऑब्जेक्ट से हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करके प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है ऑन सबमिट और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कैटेगरीज। इसलिए हमने ये कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस का यूज मोस्टली तब होता है जब हमें ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग करना होता है। अब हम बनाएंगे एक स्टेट वेरिएबल, तो यहाँ पे आइए। स्टेट वेरिएबल के लिए हमें यूज करना पड़ता है यूज स्टेट का। अब अभी फ़िलहाल इसको रखते हैं हम एम्प्टी, तो यहाँ पे आप डबल यूनिट कॉमा को ऐसे करके छोड़ दीजिए। अब ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक वैल्यू होती है स्टेट वेरिएबल और दूसरी वैल्यू होती है स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो यहाँ पे रख लेते हैं कॉन्स्ट एंड एरे के अंदर इसको रखिए टाइटल, एंड दूसरा एक सेटर होगा सेट टाइटल। अब मैंने इससे पहले भी जब यूजर API को इंटीग्रेट किया था तब भी मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। आज फिर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये एक हुक है। हुक वो स्पेशल फंक्शन होते हैं जो रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट, लाइफ साइकिल एंड साइड इफेक्ट हैंडल करने का तरीका देते हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी हुक होते हैं वो यूज से ही स्टार्ट होते हैं। हम जब भी हुक का इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन के टॉप लेवल पे करेंगे, मतलब किसी लूप या किसी कंडीशन के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसको टॉप लेवल पे लिखते हैं जैसे हमने अभी लिख रखा है। इसके अलावा जो ये यूज स्टेट होता है वो एक एरे रिटर्न करता है। एरे में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल होता है जो करंट स्टेट की वैल्यू स्टोर करता है और दूसरा होता है एक स्टेट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमने सेट टाइटल बना रखा है। ये जब भी कॉल होगा तो ये कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, और जब भी री रेंडर होगा तब जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो इस टाइटल में स्टोर हो जाएगी। अभी ये हमने जो यूज स्टेट का यूज किया है वो टाइटल के लिए था। अब इसी तरह कंटेंट के लिए भी यूज स्टेट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो लिखिए यूज स्टेट, और इसमें भी इनिशियल वैल्यू अभी एम्प्टी करिए, बाद में हम इसमें कुछ वैल्यू अपडेट करके डालेंगे। अब ये रिटर्न करेगा एक एरे, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक कॉन्स्ट, इसका नाम दीजिए कंटेंट, और जो अपडेट फंक्शन होगा उसका नाम दीजिए
सेट कंटेंट, ये हमारा सेट कंटेंट भी हो गया। अब इसी तरह से हमें कैटेगरी के लिए भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरी को भी सेट कर रहे हैं। लेकिन कैटेगरी हमारी एक लिस्ट टाइप की है, मतलब एक एरे होगा, उसमें से हम एक कैटेगरी को चूज़ करेंगे और जिस कैटेगरी को हम चूज़ करेंगे वो यहाँ पे सेव होगी, मतलब होल्ड होगी इस स्टेट वेरिएबल में। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए यूज स्टेट, इसमें ज़रूरत होगी हमें कैटेगरी की, तो कैटेगरीज, ये कैटेगरी पेरेंट प्रॉप से आएगी और ये एक एरे है, तो इसका 0th इंडेक्स निकालने के लिए यहाँ पे 0 लिखिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है 0 में हमें कुछ भी ना मिले, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 0 में कोई आईडी हो। तो अगर 0 इंडेक्स में आईडी है तो उस आईडी को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट ID एंड अनडिफाइंड के लिए हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर इस कैटेगरीज के 0 इंडेक्स में कोई आईडी है तो वो आईडी आ जाएगी, अगर आईडी नहीं मिली तो फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब ये रिटर्न करेगा एक एरे, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, और एरे के अंदर 2 चीज़ें देनी होंगी, तो यहाँ पे लिखिए कैटेगरी आईडी, और दूसरा हमें एक सेट फंक्शन देना पड़ता है, तो उसका नाम लिखिए सेट कैटेगरी आईडी। इसके बाद बना लेते हैं हम एक फंक्शन जो कि सबमिट हैंडल करेगा, उसका नाम भी दे देते हैं हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, इसको ज़रूरत होगी एक इवेंट ऑब्जेक्ट की। एरो लगाइए और एरो के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक फॉर्म का फ्लो होता है उसको हमें ब्रेक करना है, जिसके लिए हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज करना होता है। तो इसमें लिखिए ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट API को कॉल नहीं करेंगे, हम डेटा भेजेंगे पेरेंट को और पेरेंट डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, मतलब डेटा सबमिट करना है, मतलब पोस्ट सबमिट करना है या पोस्ट को अपडेट करना है। तो यहाँ पे लिखिए ऑन सबमिट और इसको हम पूरा डेटा दे देंगे। तो डेटा क्या देंगे, जो भी हमारे स्टेट में आया हुआ है, तो स्टेट वेरिएबल ने उसको होल्ड करके रखा है, उसी को यहाँ पे पास कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देना है हमें टाइटल, इसके बाद दे दीजिए कंटेंट को, और कंटेंट के बाद कैटेगरी आईडी। अब इसको इस तरीके से तो भेज नहीं सकते हो, इसके लिए यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस और इसको यहाँ से कर दीजिए बंद। इसके बाद लगाइए सेमीकोलन। अब ये डेटा हमने भेज दिया, अब पेरेंट डिसाइड कर लेगा कि किस सर्विस को कॉल करना है, मतलब अपडेट करना है या सबमिट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी स्टेट है उनको कर देंगे एम्प्टी दोबारा से। तो नीचे आइए, यहाँ पे सेट टाइटल को कॉल करेंगे और इसके अंदर कर देंगे अनडिफाइंड, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये दोबारा से जो भी फील्ड में वैल्यू होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। इसी तरह से सेट कंटेंट, इसको भी एम्प्टी कर दीजिए, यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन, और इसी तरह से सेट कैटेगरी आईडी। और कैटेगरी आईडी में हम स्ट्रिंग तो पास कर नहीं सकते क्योंकि ये एक एरे है, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कैटेगरीज, इसके जाइए 0 इंडेक्स में, और यहाँ पे आपको देना है कि अगर 0th इंडेक्स में आईडी है तो उस आईडी को पास कर दीजिए, अगर नहीं है तो अनडिफाइंड कर दीजिए। इसके लिए यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी और ऑपरेटर अनडिफाइंड, यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। इसके बाद इधर भी सेमीकोलन लगा दीजिए। अब हमें देना है रिटर्न, तो रिटर्न लिखिए, क्योंकि जो कंपोनेंट होते हैं उसमें हमें रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही JSX लिखना होता है। अब यहाँ पे दीजिए फॉर्म, तो फॉर्म टैग का यूज करेंगे और इसमें देना होता है ऑन सबमिट। अब ऑन सबमिट में कौन सा फंक्शन चलेगा, जो अभी हमने ये हैंडल सबमिट बनाया हुआ है, इसी को यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हैंडल सबमिट, अब इसी में दे दीजिए थोड़ी सी CSS, तो क्लास नेम इसमें स्पेस y4 कर दीजिए
BG वाइट कर देते हैं एंड पैडिंग 4 कर दी। इसके अलावा इसको राउंडेड भी कर देते हैं एंड शैडो का भी यूज कर देते हैं। अब टैग को कर दीजिए बंद, ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग भी लग गया। अब इसके अंदर दीजिए इनपुट टाइप में दीजिए टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, इसमें दे दीजिए पोस्ट टाइटल, फिर देंगे वैल्यू, और वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारे स्टेट वेरिएबल में वैल्यू है उसी को यहाँ पे पास कर देंगे, मतलब वैल्यू के साथ स्टेट वेरिएबल को बाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे डालिए टाइटल, इसके बाद देना होता है आपको ऑन चेंज। अब इस ऑन चेंज में फंक्शन के थ्रू आपको सेट टाइटल को कॉल करना है, तो उसके लिए एक आपको इवेंट मिलता है ब्राउज़र के थ्रू, उसका यहाँ पे यूज कर लीजिए एरो सेट टाइटल, और इस सेट टाइटल में पास कर दीजिए जो भी की प्रेस हो रही है उसको, तो वो मिलेगा आपको e.target.value। अब इसमें देते हैं अपनी CSS, तो उसके लिए यहाँ पे आइए क्लास नेम, इसमें विथ दीजिए फुल, बॉर्डर पैडिंग x3 दे दीजिए एंड पैडिंग y2, और बॉर्डर को कर दीजिए राउंडेड। इसके बाद अगर हमें इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ पे एक HTML एलिमेंट होता है रिक्वायर्ड, और टैग को कर दीजिए क्लोज। अब ये हमने दे दी इनपुट फील्ड। अब हमें देना है कंटेंट के लिए एक टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे टैग लगाइए टेक्स्ट एरिया, फिर इसमें देते हैं एक प्लेस होल्डर, इसमें दीजिए पोस्ट कंटेंट, इसके बाद दीजिए वैल्यू, और वैल्यू डायरेक्ट किससे बाइंड करेंगे आप, कंटेंट से, कंटेंट, इसके बाद देना होता है ऑन चेंज। अब इसमें आपको सेट कंटेंट को करना है कॉल, उसके लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर ही आप सेट कंटेंट को कॉल करोगे। तो यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। अब लगाइए एरो एंड यहाँ लिखिए सेट कंटेंट, और इसमें पास करिए जो भी टाइप हो रहा है, जो भी वैल्यू यूजर टाइप कर रहा है उसको यहाँ पे पास करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये जो हम इवेंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से जो की वैल्यू है उसको फैच करने के लिए यहाँ पे डालिए e.target.value। अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं CSS का, तो यहाँ पे दीजिए क्लास नेम, इसमें विथ दे दीजिए फुल, बॉर्डर दे दीजिए एंड पैडिंग x एंड पैडिंग y दे दीजिए, तो px3 दे देते हैं एंड py को करिए 2, और जो बॉर्डर है उसको राउंडेड कर देते हैं। अब फील्ड को कर लेते हैं रिक्वायर्ड और टैग क्लोज। अब हमें यहाँ पे लास्ट चीज़ बनानी है जो है कैटेगरी लिस्ट, मतलब यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। उसके लिए यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट, इसमें वैल्यू दीजिए, इसको बाइंड करेंगे कैटेगरी आईडी के साथ, फिर देना होता है आपको ऑन चेंज, इसमें ज़रूरत होती है एक इवेंट ऑब्जेक्ट की, इसके बाद लगाइए एरो एंड यहाँ पे जो हमने सेटर फंक्शन बनाया था उसको कर लीजिए कॉल, तो उसका नाम था सेट कैटेगरी आईडी एंड इसमें पास करना होता है e.target.value। इसमें थोड़ी CSS भी दे देते हैं, तो क्लास नेम विथ कर दीजिए फुल, बॉर्डर px3 था एंड py2, और बॉर्डर को कर दीजिए राउंडेड। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग तो है नहीं, मतलब हमारे पास ग्रुप ऑफ कैटेगरी होगी, तो एक एक कैटेगरी को हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी होंगी, मतलब अगर आपने दूसरी नंबर की कैटेगरी को सिलेक्ट किया है तो दूसरी नंबर की कैटेगरी के लिए एक यूनिक की होनी चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारे सेकंड नंबर की कैटेगरी है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लगाइए, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे बंद।
अब इसके अंदर ही आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर कैटेगरीज डॉट मैप। तो ये मैप क्या करेगा, जो भी कैटेगरीज के अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो उनको एक एक करके निकालेगा और जो भी निकालेगा उसको हम रख लेंगे एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये कैटेगरी इसके अंदर एक एक करके आएगी। अब इसी में हम एक मेथड परफॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगाइए एरो। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे स्मॉल ब्रेसेस का यूज। अब आपको पता है कि जो भी आप वैल्यू देते हो ड्रॉप डाउन में दिखाने के लिए, उसके लिए आप ऑप्शन टैग का यूज करते हो। तो यहाँ पे डालिए ऑप्शन, इसके लिए एक यूनिक की सेट करिए, की में डाल दीजिए c.id। इसके अलावा वैल्यू भी सेट कर दीजिए, वैल्यू में भी c.id पास कर दीजिए। अब हमें उस कैटेगरी का नाम शो कराना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस और इसी के अंदर लिख दीजिए c.name। इसको करिए सेव। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैटेगरीज है ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो आपको पेरेंट कंपोनेंट से प्रॉप्स में मिलेगी। अब ये जो मैप लगा है ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके लूप में चलाता है और एक न्यू एरे रिटर्न करता है। इसके बाद हमने लगाया है सी, तो ये एक सिंगल कैटेगरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब यूजर ड्रॉप डाउन में कोई कैटेगरी सेलेक्ट करता है तो उस ऑप्शन का वैल्यू यानी कि c.id यूज स्टेट में सेव हो जाती है। जो हमने ऊपर बनाया था कैटेगरी के लिए, कैटेगरी आईडी नाम का एक वेरिएबल था जो कैटेगरी के स्टेट को होल्ड कर रहा था, तो वहाँ पे ये कैटेगरी आईडी होल्ड हो जाएगी। तो ये तीनों फील्ड आपने बना ली। अब आपको लास्ट में एक बटन बनाना है, तो यहाँ पे आते हैं और इसमें एक बनाते हैं बटन। इसमें देना होता है टाइप और टाइप में लिख दीजिए सबमिट। इसके बाद इसमें थोड़ी सी CSS भी दे देते हैं। तो यहाँ पे आइए, क्लास नेम विथ को कर दीजिए फुल, बैकग्राउंड को कर देते हैं ग्रीन एंड शेडिंग के लिए इसमें 600 कर दीजिए। बढ़िया सा एक कलर निकल के आएगा ग्रीन का। इसके साथ ही टेक्स्ट दे दीजिए और ये कर दीजिए वाइट। PY दे देते हैं 2 राउंडेड। इसमें ओवर भी दे देते हैं, तो इसमें BG कलर देते हैं ग्रीन। इसको करिए 700। ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको विथ करनी है, इस टैग को करिए बंद। तो यहाँ पे आइए, इसको कर देते हैं बंद और बटन का नाम क्या देंगे, इसको कर दीजिए पब्लिश। इसको करिए सेव। तो ये हमारा बटन भी बन गया। पूरा हमने फॉर्म भी डिजाइन कर लिया, मतलब पूरा कंपोनेंट ही डिजाइन हो गया। बहुत सिंपल था, बट थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है। बाकी कोड बहुत सिंपल है एंड बहुत छोटा कोड है। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लिस्ट डिजाइन करेंगे। इसके साथ ही हम सारी फंक्शनैलिटी भी चेक करेंगे कि प्रॉपर डेटा आ रहा है या नहीं आ रही है, हमारी पोस्ट प्रॉपर सेव हो रही है डेटाबेस में या नहीं हो रही है। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।